क्राइम कनेक्ट पर अब तक आपने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसके अंत ने अंडरवर्ल्ड के इतिहास को बदल के रख दिया था। और इसके पीछे की वजह थी दाऊद इब्राहिम। वो दाऊद जिससे पूरा मुंबई डर गया था, कहते हैं वो एक औरत से डर गया, और ऐसे डरा कि अंडरवर्ल्ड के वर्षों पुराने नियम को तोड़ के रख दिया। और फिर अंडरवर्ल्ड में पहली बार किसी औरत को सीधे तौर पर मार दिया गया था, क्योंकि उसने दाऊद को जड़ से मिटा देने की कसम खाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन सपना दीदी। लेकिन ये नाम उसका असली नहीं है, और ये नाम मिलने की कहानी भी क्राइम, थ्रिल और एक्शन से भरी हुई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश, और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा सपना दीदी के कहानी से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। अंडरवर्ल्ड के अंदर सभी सपना दीदी को दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड में कदम ही रखा था दाऊद को खत्म कर देने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सपना उसका असली नाम था नहीं, वो तो बस एक मामूली सी अशरफ थी, जो महमूद के प्यार में पड़कर दाऊद की जानी दुश्मन बन गई। लेकिन अशरफ एक मामूली औरत से अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन सपना दीदी कैसे बनी, इसे जानने के लिए हमें आज से 30 साल पहले उस वक्त में जाना पड़ेगा जब मुंबई बंबई के नाम से जाना जाता था, और दाऊद और दुबई रोज अखबार के सुर्खियों में शुमार होता था। तो आइए अब उस कहानी पर आते हैं जिसने अशरफ की जिंदगी बदल के रख दी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अशरफ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, अपने पति महमूद के साथ एक प्यार भरी जिंदगी। महमूद भी उससे खूब प्यार करता था, और इस प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो अशरफ को एक तरह से रानी बना के रखता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देता है, उस पर खूब पैसा लुटाता है। अशरफ भी उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका पति आखिर करता क्या है जो उसके पास इतने सारे पैसे हैं। लेकिन जब बाद में उसका पति दुबई चला जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका पति वहाँ पे कोई बिजनेस करता है। लेकिन महमूद वहाँ कोई बिजनेस नहीं करता था, बल्कि दुबई में बैठकर भारत में मौत का बिजनेस करता था, वो भी दाऊद के पनाह में। खैर, जो भी हो, अशरफ को इन सभी चीज़ों का कुछ पता नहीं होता है। वो बस महमूद से प्यार करती है, और एक शाम उसे कोई कहता है कि टेलीफोन पे दुबई से कॉल आया है। उसके बाद वो भागी भागी टेलीफोन के पास जाती है, वहाँ बात करती है और बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद तैयार होती है और टैक्सी लेकर सीधे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां इंतजार करने लगती है अपने पति महमूद का, क्योंकि वो दुबई से लौटने वाला था। उसे महमूद बाहर आता हुआ दिखता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पे एक गोली की आवाज़ होती है और अफरा तफरी मच जाती है, और भीड़ में महमूद कहाँ गायब हो जाता है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में अशरफ के पास से एक एम्बुलेंस गुजरता है, और फिर वो एम्बुलेंस भी आगे जाकर पुलिस की गाड़ियों के साथ भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उस भगदड़ में लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगती है कि दुबई का से कोई आदमी आया था, उसका इनकाउंटर हो गया, दाऊद का गुर्गा था, ऐसी बातें बनने लगती है। अब यहाँ पे अशरफ को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि कहीं महमूद तो वो नहीं है। वो उस एम्बुलेंस के पीछे भागती है और ऊपर अस्पताल पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे महमूद का कोई पता नहीं होता है। फिर वहाँ से वो थाने जाती है। थाने में जाने के बाद वो कई थानों के चक्कर लगाती है, और अंत में पहुँचती है जे हॉस्पिटल। वहाँ पर एक कोने में एक बेड पर महमूद की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर अशरफ टूट जाती है। अगले सुबह जब पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें उसे पता चलता है कि महमूद का पूरा नाम महमूद खान था,
और जो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस था उसमें उसे महमूद कालिया के नाम से जानते हैं। अशरफ को महमूद का एक करीबी दोस्त ये भी बताता है कि वो दुबई में गया था दाऊद के पास। वहाँ उसे एक काम सौंपा जाता है जिसे करने से वो इनकार कर देता है और फिर भारत में आकर उसे डॉन को ना कहने की सज़ा मिलती है। और जैसे ही उसे इन सभी चीज़ों का पता चलता है, साथ में ये भी कि उसके पति, उसके प्यार महमूद के मौत के पीछे दाऊद का हाथ है, तो वहीं पे जो अशरफ होती है वो ये कसम खा लेती है कि वो दाऊद को ख़त्म कर देगी। और दाऊद कोई चोर उचक्का तो था नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर उससे बदला ले ले। उसे मारने के लिए मजबूत होना ज़रूरी था। इसलिए जो अशरफ होती है वो अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से जान पहचान बढ़ाने लगती है जो दाऊद का दुश्मन हो। और इसी कड़ी में सबसे पहले अंडरवर्ल्ड में वो मिलती है हुसैन उस्तरा से। कहते हैं कि वो उस तरह से लोगों को मारने में माहिर था और अंडरवर्ल्ड के काफ़ी बड़े बड़े नाम के साथ उसका उठना बैठना था और दाऊद से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यही बात अशरफ को पता चलती है और वो उससे मिलती है और बताती है कि उसे दाऊद से बदला लेना है, उसे ख़त्म करना है। इस बात पे जो हुसैन उस्तरा होता है वो हंसने लगता है, लेकिन जब उसे दिखता है कि जो अशरफ है उसका इरादा एकदम पक्का है दाऊद को मारने का, उसके बाद हुसैन उस्तरा ही उसका गुरु बनता है एक तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है, सेल्फ डिफेंस सिखाता है, साथ ही साथ हथियार चलाना भी सिखाता है। इसके बाद वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और मिलकर दाऊद को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर देते हैं। हुसैन के मदद से अशरफ दाऊद के ठिकानों का जासूसी करने लगती है और पुलिस को उसकी खबर दे देती है। एक तरह से वो धीरे धीरे देखते ही देखते पुलिस की एक पक्की जो एक मुखबिर होती है वो बन जाती है और धीरे धीरे वो दाऊद के कई ऐसे ठिकानों को बंद करवा देती है, उस पर ताले लगवा देती है जहाँ पर उसका नेटवर्क चल रहा था, जहाँ पर उसका सट्टेबाजी चल रहा था, जहाँ पे वो अपने क्राइम का धंधा फैलाता था। लेकिन दाऊद इतना बड़ा था कि उसके 2-4 अड्डे अगर बंद हो जाएं तो उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अशरफ समझ जाती है कि दाऊद के छोटे मोटे अड्डे को बंद करवा के उसे कुछ हासिल होने नहीं वाला है और यहीं से वो ऐसा चाल चलती है जिससे वो अशरफ से सपना बनने वाली थी। होता ये है कि जो ये अशरफ होती है उसको पता चलता है कि अरुण गवली नाम का एक आदमी है जो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय है और बहुत बड़ी पहुंच रखता है। इसलिए अशरफ अरुण गवली के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसे दाऊद को मारना है और इसके लिए वो उसकी मदद चाहती है। लेकिन अरुण गवली उससे मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है, वो भी ये कहकर कि वो उस जैसों पे भरोसा नहीं कर सकता है। अशरफ समझ जाती है कि अब उसे एक नई पहचान की ज़रूरत है। वो बुर्का हटाती है और जींस टॉप पहनने लगती है और अपना नाम रख लेती है सपना। बाइक भी चलाने लगती है, वो हथियार की और भी ट्रेनिंग लेती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वो अपने गुर्गे भी जमा करने लगती है जो दाऊद से खार खाए बैठे हुए होते हैं और उन्हीं के बदौलत वह सपना से सपना दीदी बनती है और फिर धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में लेडी डॉन बन के उभरती है। हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर वो नेपाल भी जाती है क्योंकि नेपाल से जो दाऊद था वो अपना हथियार स्मगल करता था इंडिया में। वहाँ पर वो जाकर उसके स्मगल वाले हथियार को भी लूटना शुरू कर देती है और हुसैन उस्तरा उसे क्या करता था, कलकत्ता में बेचकर मुनाफा कमाते थे और दोनों अपनी कमाई करते थे। लेकिन एक बार इसी लूट के चक्कर में उनका एक तरह से भिड़ंत हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी से और उसके बाद सपना नेपाल जाना बंद कर देती है और अशरफ मुंबई में रहकर ही दाऊद को जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उतना नुकसान पहुंचाती है। यहाँ से हुसैन उस्तरा और जो सपना दीदी होती है, अशरफ जो सपना दीदी बन जाती है, इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है और दोनों अपना अपना गैंग चलाने लगते हैं। इस समय तक सपना दीदी मुंबई में अपना अच्छा खासा पहचान बना लेती है। उसका बहुत सारे राजनेता से लेकर ऐसे बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान बन जाता है जिससे मुंबई पर उसका पकड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक पुलिस वाले से भी शादी कर लेती है, लेकिन बाद में उन दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन उसका मकसद नहीं रुकता है जो था दाऊद को ख़त्म करने का। लेकिन दाऊद मुंबई में तो था नहीं, वो दुबई में बैठा हुआ था और दुबई में उन दिनों 1990 में एक मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच और दाऊद का मैच देखने में काफ़ी इंटरेस्ट था।
उन दिनों उसके लिए स्टेडियम में एक वीआईपी सीट बुक रहती थी जहां बैठकर वो मैच देखा करता था और उसके गुर्गे जो थे वो सट्टेबाजी का बिजनेस भी करते थे। यहीं से सपना को ख्याल आता है कि उसे स्टेडियम में ही मारा जाए, क्योंकि यही वो वक्त था जब दाऊद बिना हथियार के स्टेडियम में बैठा करता था। यहाँ पर सपना अपने गुर्गों को दुबई भेजती है उस स्टेडियम का रेकी करने के लिए। उसके बाद उन लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया कि वो दुबई के स्टेडियम में ही दाऊद को ख़त्म करेगी। उसके गुर्गे किसी भी तरह वहाँ सीट के अंदर जाकर हथियार छुपा देंगे, यानी कि चाकू, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखेंगे और फिर वो दिन आएगा जब वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और कैसे करेंगे? जब मैच शुरू होगा तो ताली बजाने के लिए सभी उठेंगे। इसी बीच कोई जाकर दाऊद इब्राहिम को चाकू से मार देगा। इस प्लान पर सपना दीदी को इतना भरोसा था कि उसे बस एक मौके का इंतजार था कि वो खुद दुबई जाती और इस प्लान को अंजाम देती। और वो मौका शायद उसके हाथ लगने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो दुबई जाती, सपना जो अशरफ से मुखबिर और मुखबिर से सपना दीदी बन के एक लेडी डॉन बनी, उसकी मुखबिर कोई छोटा शकील से कर देता है। अब छोटा शकील कौन था? छोटा शकील उन दिनों दाऊद का राइट हैंड था, जो उसके एब्सेंस में एक तरह से पूरे मुंबई को देखता है। और उसके पास जब ये खबर पहुंचती है कि कोई दाऊद को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि कुछ ऐसा होता, वो अपने गुंडों को भेजता है और सपना दीदी को उठवा लेता है और उसके ही घर के नीचे उसे चाकू से गोद कर मार देता है। और यहीं पे सपना दीदी की कहानी ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि अगर उस दिन सपना दीदी को नहीं मारा जाता तो जो दाऊद आज तक छुपकर बैठा हुआ है वो 90 के दशक में ही, यानी कि मुंबई ब्लास्ट से पहले ही उस स्टेडियम में मारा जाता। पर ऐसा होता नहीं है। डी कंपनी के नेटवर्क के आगे अशरफ उर्फ सपना दीदी हार जाती है, ठीक उसी तरह से मारी जाती है जैसे कि उसका पति महमूद मारा जाता है और दोनों की कहानी ख़त्म हो जाती है। माफिया ऑफ क्वींस नाम के एक किताब के ऑथर बताते हैं अपने किताब में कि ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड में पहला मर्डर था जब किसी औरत को सीधे तौर पर मारा गया था, क्योंकि इससे पहले तक अंडरवर्ल्ड में किसी भी औरत को नहीं मारा जाता था। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सपना के साथ हुसैन उस तरह भी था जो दाऊद को मारना चाहता था, उसका क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि भले ही सपना से उसके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन आगे के साल में जो छोटा शकील होता है वो हुसैन उस तरह को भी मरवा देता है। बाकी इस कहानी पर आपका क्या कहना, आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये परिवार और भी ज़्यादा बड़ा हो। और हम मिलेंगे नए सफ़र में, नए कहानी के साथ, नए किरदार होंगे। मैं यहीं रहूँगा आपको कहानी सुनाने के लिए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।